Okay, so hello student, this is Suyash Bajpayee here in front of you from IIT कानपुर। और आज हम 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए जैसा मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था कि हम जो सैंपल पेपर सीबीएसई निकाल रहा है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं फिजिक्स के सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री मैम का सब्जेक्ट है, वो केमिस्ट्री बताएंगे और बायो कोई ना कोई देख लेगा, ठीक है। फिलहाल ये सीरीज आपकी जो है, ये जो वीडियो है आपकी फिजिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। फिजिक्स के सैंपल सॉल्यूशंस ऑफ सीबीएसई, ठीक है, क्लास 10th। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये वीडियो आपका जो है, ये दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम पहले 25 क्वेश्चन देखेंगे और दूसरे पार्ट में बाकी बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन अभी नहीं, अभी हम फिजिक्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं भैया, यहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन कोई देख रहा है? तो ये क्वेश्चन जो ये केमिस्ट्री का आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, फटाक से देख लेना इसको, ठीक है। दूसरा वाला भी रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि मेरी बात हुई है केमिस्ट्री कोई और देखेगा, ऑलराइट, श्रेया मैम देखेंगी। सो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है भैया ये भी केमिस्ट्री का ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ जी, देख लो भाई, और कहीं कोई फिजिक्स क्वेश्चन तो नहीं? ये भी केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री का ही है, ठीक है। ये भी केमिस्ट्री, सब केमिस्ट्री, ऑलराइट, नो इश्यूज, डोंट वरी। और ये बायो लग रहा है ना? तो ये बायो क्वेश्चन है भाई, ये आपका बायो क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आता है तो इसको भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, करेक्ट आंसर्स, ठीक है, नो इश्यूज। तो ये आपका फिजिक्स तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो फिजिक्स आपका शुरू होता है यहां से, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। इसको जूम कर लेते हैं मस्त, ठीक है भाई, देख लो आराम से। तो क्वेश्चन बोल रहा है, देखना पड़ेगा भाई, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंप्लीट सर्किट is left on for several minutes, okay, causing the connecting copper wire to become hot। सर्किट को रख दिया गया, कॉपर वायर जो है हॉट हो जाता है, ठीक है। एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस, ठीक है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं एक बहुत ही सिंपल चीज यहां बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे भाई, ठीक है। यू हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस किसी भी वायर का, ठीक है, वो कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ठीक है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों की अगर हम बात करें, ठीक है। सो फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको एक मैं शॉर्ट वे में समझा देता हूं, ठीक है। कि रेजिस्टेंस का जो फंडा भी है, रेजिस्टेंस, आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे ये आपका एक वायर है, ठीक है, ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ता है, उस कोलिजन के बढ़ने की वजह से कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। सो इन कंडक्टर्स, sorry, in conductors are increases with increase in temperature because of increase in collisions between the electrons, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अब इंसुलेटर में क्या होता है ना। तो इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम एक्साइट करके फ्री इलेक्ट्रॉन दे देता है, समझ रहे हो ना। इस वजह से इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। इन इंसुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, why रीजन, जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे, क्वेश्चन इस पे आया,
तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करो, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, क्यों? क्योंकि कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कोलिजन बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एक हो गया। वापस चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज व्हाट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज इंक्रीज, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया फिजिक्स का। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको पूरे तरीके से समझ में आई होगी। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो तो भाई, इसके ऑप्शंस आपको नेक्स्ट पेज में मिलेंगे। ऑलराइट, सो अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये मैग्नेट दिख रहा है इस तरह से, सॉरी, ये आपको ये मैग्नेट दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। जस्ट चेक, ऑलराइट। सो दिस इज द मैग्नेट, जस्ट वेट, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका मैग्नेट, एक में भाई, अच्छा ये सिस्टम, ठीक। तो कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। तो ये आपका कॉपर वायर है, ठीक है, सॉरी ये आपका मैग्नेट है, और ये आपको कॉपर वायर जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है सिस्टम। आप कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन आपको इसका आगे मिलेगा, ओके। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन हियर। तो सिस्टम में यहाँ पे बना देता हूँ एक बार, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये इस तरह से कॉपर वायर था, ठीक है। ये कॉपर वायर का नॉर्थ पोल था, ये कॉपर वायर का साउथ पोल था, ऐसे ही था ना भाई। और यहाँ पे जो है अपना सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल एवरीवन। पीछे बार बार घुमाने की जरूरत नहीं है, हाँ जी। तो कुछ इस तरह से सिस्टम है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे ये वायर रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर, हाँ जी। और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। इस तरह सिस्टम बना के दे दिया आपको, ठीक है। द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स, जो वायर है, जो वायर डॉटेड लाइन से जो मैंने दिखाया है, ठीक है। दिस द करंट इन दिस वायर कैन बी रिवर्स, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड ओवर, ठीक है। मैग्नेट के पोल्स वगैरह भी चेंज करे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर, इस वायर में किस डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल, ठीक है, कि भैया इस वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो सिंपल सी बात है, करंट इसमें वायर में जो करंट होगी, ठीक है, फोर्स का फॉर्म फंडा क्या होता है, फॉर द फंडा ऑफ फोर्स, एफ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, दिस इज आई एल क्रॉस बी, ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी, मतलब आई एल की डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा, बी की डायरेक्शन फोर्स नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या, हाँ ये लिखा हुआ है वेस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सॉरी नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेट के बाद, तो ईस्ट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस डायरेक्शन में आपका फोर्स नहीं लग सकता, ठीक है। और डॉटेड लाइन की डायरेक्शन में क्या है, करंट है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स नहीं लग सकता। तो करंट, तो जो फोर्स है इस करंट कैरिंग वायर, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसके बाद सिर्फ 2 डायरेक्शन बचती हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। सो इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन, जो 4 डायरेक्शन यहाँ पे दी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर, सो द फोर्स विल एक्ट ऑन 2 डायरेक्शन, वेयर नॉर्थ एंड साउथ होंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार बैक जाके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फिजिक्स का है भाई, हाँ जी बिल्कुल फिजिक्स का ही है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं भाई से। सो नाउ ये क्या हो जाता है भाई, 1 मिनट स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, तो हम इरेज कर देंगे इस बार, 1 मिनट भैया, हाँ जी, वेट फॉर अ व्हाइल, सॉरी, हो गया भाई, अब समझ में आ गया।
डिजिटल बोर्ड थोड़ा मैं है, सॉरी माफ करिएगा, ठीक है। चलो, सो प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर d, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में होंगे, कंसेप्ट में पुराने हैं, ठीक है। तो यह प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर d, लेंथ l, तो डायमीटर d दिया है, लेंथ l दी है वायर की, एज शोन अबव। अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वायर का कैसे डिक्रीज किया जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, R इक्वल्स टू रो L बाय A। व्हाट इज रो इज द रेजिस्टिविटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जब तक मटेरियल नहीं चेंज होगा रो नहीं चेंज होगा। L दिस इज लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ को बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या कोई ऑप्शन है? लेंथ ऑफ द वायर, क्या कहा गया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। A decrease in resistance of the wire should be produced by increase in, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, रॉन्ग, ठीक है। डायमीटर, इंक्रीज डायमीटर, डायमीटर बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, कौन सा एरिया बढ़ेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। कैसा वायर है? मेटल वायर है, तो मेटल वायर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, अभी अभी बताया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, अभी अभी बताया। हाँ, इंसुलेटर अगर ये होता तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, चलो। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, फिजिक्स का ही लग रहा है, ठीक है, चलो देख लेते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा भाई। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है ये आपको पता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, राइट। द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस दिस विल मेक concentric circles, all right, having the center at the wire, ठीक है। So this sort of magnetic fields you will have, ठीक है। जैसे ये करंट है, ऊपर जा रहा है करंट, तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होंगी, है ना, इस तरह से, ऑल राइट, ठीक है, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है। जितना दूर चलते चले जाओ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, दिस इज व्हाट वी ऑल नो, ठीक है। So concentric circles centered around the wire, ठीक है, this D part is the correct option of this, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे की क्वेश्चंस जो हैं ये आपके असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज है, जी मेंस एडवांस में से काफी क्वेश्चन आते थे पहले, अब तो हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो असर्शन, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट एक देख लेते हैं, ठीक है, कि रोहन फेल हो गया। अब भाई कोई रोहन अगर मेरा ये वीडियो देख रहा हो तो बुरा मत मानना, ठीक है, एक ऐसे एग्जांपल है। तो रोहन फेल हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ठीक। रीजन ये है कि वो पढ़ता नहीं था, समझ पा रहे हो, रीजन ये है कि वो पढ़ता नहीं था, ठीक। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा, रोहन फेल हो गया, तो अब हम देखेंगे जाए भैया क्लास में कोई रोहन है, तो अगर रोहन हुआ और वो फेल हो गया तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। और रीजन, क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, ये तो हमें पता ही है, तो असर्शन सही है और रीजन भी सही है, पहली चीज दोनों सही है। और पहले वाले का जो एक्सप्लेनेशन है वो सेकंड वाला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या, ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये रोहन तो फेल हो गया है, सही है, वो पढ़ता भी नहीं था, ये भी सही है, और ये दूसरा वाला जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अब यहीं पे बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये आप मान लो हमने कहा रोहन फेल हो गया, सही है, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट जो है हमने ये दे दी कि जी की वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है। तो ये अब रोहन फेल हो गया, इसकी जी की वैल्यू 9.8 से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन व्हाई रोहन फेल्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीजें होती है। और ए एंड आर, ठीक है, तो ये रोहन पास हो गया, अब देखा जाके अरे रोहन तो फेल था, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा डी, ठीक है, क्लियर। और फिर रोहन पास हो गया, रोहन फेल हो गया, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, जी की वैल्यू जो है 15 दे दी, समझ गए, ठीक है। तो ये इस तरह के 4 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस, ठीक है,
तो ये रोहन वाले एग्जांपल से आपको ये असर्शन रीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले असर्शन चेक करना है, ठीक है, उसके बाद रीजन चेक करना है, देखना दोनों ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो देखना है कि क्या रीजन ही आपके असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो एक एग्जांपल इसमें देखते हैं फिजिक्स रिलेटेड, बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। चलो सो लेट्स प्रोसीड हियर। तो देख लो भैया कौन सा है, 17 वाला क्वेश्चन मुझे केमिस्ट्री का लग रहा है, 18 वाला क्वेश्चन किसका है, बायो, ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन बायो, 20th वाला मुझे लग रहा है ना फिजिक्स मैग्नेटिज्म का। चलो देखते हैं, इसको देखते हैं, नो इश्यूज, ऑल राइट, नो इश्यूज। चलो तो भैया इस क्वेश्चन को देखा जाए, कहा गया है ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड समझते हो ना, एक स्प्रिंग उसमें करंट भेज दिया, दिस इज कॉल्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये आपका एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, ठीक है ना, ऑल राइट, ठीक है। तो ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। बताओ भैया, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट करता है। जैसे आपने एक बार मैग्नेट जैसे आप छोड़ दोगे तो बार मैग्नेट क्या होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में ही रेस्ट करता है। अगर ऐसे छोड़ोगे तो घूम कैसे हो जाएगा, एक बार से बांध के छोड़ दिया अगर आपने, तो सबको पता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि अगर आपने एक बार मैग्नेट को छोड़ दिया, सस्पेंड करके छोड़ दिया, तो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जिस तरह से बार मैग्नेट आपका रेस्ट करता है, उसी तरीके से उसी तरीके जो आपका सोलेनॉइड है वो भी बार मैग्नेट की ही तरह ट्रीट करता है, वो भी उसी तरीके से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन, थिंक। One end of current carrying straight solenoid behaves as a north pole and the other end as a south pole, just like a bar magnet। बिल्कुल सही, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। और भैया सेकंड वाला जो है ये पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, इसी वजह से सोलेनॉइड जो है ये बार मैग्नेट की तरह जब सस्पेंडेड छोड़ोगे तो रेस्ट पे आएगा, नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ में। दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दिस इज योर ए पार्ट, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स प्रोसीड। सॉरी अगेन, बोला डिजिटल बोर्ड में है, कंसेप्ट नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नाउ सो हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री का असर्शन रीजन ही कंटिन्यू है, ठीक है, देख लेते हैं। नहीं, असर्शन रीजन चले गए, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा लिखना वगैरह होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिख रहा है मुझे, हाँ जी, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब कुछ बायो का लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, पेशेंट बायो, ठीक है। नेम ऑफ द सब्सटेंस अदर देन वाटर, बायो, ठीक है। ये दिख रहा है कुछ फिजिक्स का, तो इसको समझा जाए, बताओ भाई। नाउ लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं पहले, हाँ जी। आई होप क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा आपको अभी, ठीक है। चलो, तो क्या दिख रहा है भैया कि रेडिएशन फ्रॉम सन से एक रेडिएशन आ रही है। फिगर ज्यादा क्लियर नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। प्रिज्म है ये, प्रिज्म से दो लाइट निकल रही है, येलो लाइट और ब्लू लाइट, ठीक है, येलो और ब्लू, समझ लो, ठीक है। और ये लाइट इस तरह से आगे, ये प्रिज्म एक्शन, प्रिज्म में पढ़ा है ना, डिस्पर्जन पढ़ा है हमने प्रिज्म, ठीक। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, स्टेट द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन द अबव डायग्राम। तो फिनोमेना क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाट इज द फिनोमेना हियर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। Explain with reference to the diagram which of the two light mentioned above will have the higher wavelength, ठीक है। किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल, ठीक। तो सिंपल सी बात है, डिस्पर्जन में क्या होता है, व्हाट इज डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन, एक्चुअली डिस्पर्जन में दो बार रिफ्रैक्शन ही हो जाता है, ठीक है। एक बार रिफ्रैक्शन यहां होता है, एक बार रिफ्रैक्शन यहां होता है, ठीक है। ब्लू लाइट की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी व्हाइट लाइट है ये डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में। कौन से कलर्स में, 7 कलर्स में विद ग्यो, ठीक है। सो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। वी फॉर वॉयलेट और फ्रीक्वेंसी न्यू भी वॉयलेट की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो उतना ज्यादा डेविएट होता है, ठीक है।
c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा पढ़ा है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट है, c इक्वल्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। ये न्यू और वेवलेंथ कलर पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सिंपल, ठीक है। न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक। तो अब वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है। यहां से आ रही लाइट, सबसे नीचे वॉयलेट गया तो सबसे ज्यादा डेविएट हो गया ना वॉयलेट। रेड ऊपर निकल रहा है तो इसका मतलब रेड सबसे कम डेविएट हुआ, ठीक है। रेड इधर ऐसे इस तरह से चीजें होंगी, समझ लो ना, मैं बना नहीं रहा हूं, नहीं काफी गंदा हो जाएगा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी बात है। एक मिनट देखने के लिए, वीडियो चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, गुड, ग्रेट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स की अब भैया नीचे जाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। व्हाट अबाउट वेवलेंथ? तो वेवलेंथ नीचे जाने पे कम होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी, लैम्डा डिक्रीजेस, कमिंग डाउन, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम व्हिच ऑफ द टू लाइट मेंशन्ड अबव विल हैव द हायर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? जो ऊपर होगा, क्योंकि नीचे आने वेवलेंथ कम हो रही है। येलो की वेवलेंथ ज्यादा होगी ब्लू से, सिंपल, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल आपको इसके आंसर मिल गया। पहला आंसर मिल गया, डिस्पर्जन इज द फेनोमेना हियर एंड द वेवलेंथ ऑफ येलो, न्यू येलो is greater than new what blue। तो याद रखना जो मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। विब्गियो वी वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी न्यू सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो नीचे जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, नीचे जाएंगे वेवलेंथ कम होगी, खत्म, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट। एक और क्वेश्चन इसी के साथ दिया गया, चलो पढ़ लेते हैं इसे भी, है ना। हाउ और में दिया गया है ना, तो या फिर आप ये करोगे ऊपर वाला या फिर नीचे वाला करोगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो हाउ विल यू यूज two identical prism so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light। तो white की तरह से आए और white ही बन के जाए, कैसे अरेंज करोगे इस तरह की प्रिज्म को, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जैसे मान लो यहां से व्हाइट लाइट आ रही थी, मैं यही बता देता हूं उसे, ठीक है। यहां से व्हाइट लाइट आ रही थी, ये क्या हो रही है आपकी? डिस्पर्स हो रही है। तो अगर इसी तरह से आप एक प्रिज्म यहां पे, ठीक है, ठीक इसी तरह से मुझे इसे थोड़ा रब करना होगा, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। आई होप पिछला वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर समझ में आ ही गया है, ठीक है, नो इश्यूज, ओके, हाँ जी, ठीक है, चलो क्लियर। तो नाउ दिस इज आवर अरेंजमेंट ऑफ टू प्रिज्म, समझ लो। ये दो प्रिज्म इस तरह से अगर हम अरेंज करें तो ये एक क्यूब बन जाएगा, एक क्यूब बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्यूब बॉक्स में लाइट इधर से इधर डिस्पर्स हुई, फिर इधर से मिलके इधर से वापस, मतलब ये जो है ये दोनों इधर से यूं मिलके और एक लाइट निकल जाएगी यहां से। तो ऐसा लगेगा कि लाइट जो है बिल्कुल भी डिस्पर्स नहीं हुई है। व्हाइट लाइट आ रही थी, व्हाइट ही लाइट निकल गई। सो दिस इज द अरेंजमेंट, आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में, है ना, सेलेना गोमेज वगैरह में काफी सारे ऐसे डायग्राम्स हैं, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया है इस लेक्चर में, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और आप जैसे कुछ स्टूडेंट जो है ये अपना पेशेंस खो देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।